राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल लिख क्यों नहीं रहा भाई, भाग 4 में आर्टिकल जो है वो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। उसी से संबंधित आज क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राज्य कल्याणकारी की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मतलब कल्याणकारी राज्य की बातें या संकल्पना भारत के संविधान में कहाँ है, ये पूछ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, चौथी अनुसूची में है, प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकारों में है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है। प्रस्तावना में देखिएगा तो एक दो लाइन अवश्य कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जैसी बातें की गई है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। उसका पूरा खाका देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, चौथी अनुसूची में नहीं है, मौलिक अधिकारों में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया इसमें, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। राइट। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि इन दोनों के चयन का विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व होगा। ठीक है, दोनों में है, लेकिन उद्देश्य मुख्यतः जो दिया गया हो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगर दोनों होता तो दोनों ऑप्शन हम लोग ठीक करते। दूसरा है कि राज्य कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ है, हम लोगों ने अभी देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राइट। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पद उन्नति, चौथा है काम का अधिकार। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो हम लोग जानते हैं गांधी जी ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित काफ़ी जोर देते थे और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को काफ़ी वो प्रोत्साहित करते थे। राइट। बाकी ये दो अधिकार जो है समान नागरिक संहिता का अधिकार और काम का अधिकार, ये जो गांधीवादी नहीं है, ये जो है एक तरह से समाजवादी कह सकते हैं, ये विचारधारा है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है उस तत्व को 2 भागों में 3 भागों में बांटकर भी देखा जाता है। इस पूरे आर्टिकल को एक गांधीवादी, दूसरा उदारवादी जिसे कहते हैं आप लोग, या समाजवादी भी कहते हैं। राइट। और एक बौद्धिकतावादी कहते हैं। इन 3 भागों में भी इन सारे आर्टिकल को बांटा गया है।
आगे बढ़ते हैं। कथन 1 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, जबकि समान नागरिक संहिता काम का अधिकार का अन्य वर्ग जैसे बौद्धिकता और समाजवादी के नीति निर्देशक तत्व हैं, गांधीवादी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा है? पूछ रहा है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो कौन सा है? तो ऊपर का ये तो है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, समान नागरिक संहिता भी है, बाकी छोटे परिवार का मानदंड जैसा कोई प्रावधान नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 2। व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 के डी में या घ में पुरुष और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जिसे सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में प्रावधान है। और 350 क में भारतीय संविधान का 350 या 1 है ये, उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना का विशेष निर्देश है। हालांकि भाग 4 में ये सब उल्लेखित नहीं है। ठीक है, एक चीज़ बताया गया कि निर्देशक तत्व जैसे ही है, लेकिन ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ये जितने भी जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य पर बाध्यकारी है, लेकिन भाग 4 का राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य पर क्या है? बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को तो लागू करवा सकते हैं। आपका कहिएगा कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसके लिए राज्य जिम्मेदार है, तो उसको लागू करवा सकते हैं, उसके ऊपर वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई प्रावधान या विशेष उपाय नहीं है। पाँच नंबर दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, पूछ रहा है। अंतर पूछ लिया है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में किस प्रकार का डिफरेंस है। पहला, पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उपयुक्त राज्यों के लिए है। मतलब नीति निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए और उपर्युक्त राज्य के लिए। अच्छा, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपर्युक्त है, ये तो कोई भी काट देगा धार के, जबकि दोनों ही संविधान का अंश है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी और मौलिक अधिकार भी। तीसरा कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसे बाध्यकारी नहीं है, तो ये सही है। जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, बाध्यकारी है, राज्य पर न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 6 निम्न में से 6 में जो दिया गया है कि, और जूम कर लीजिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायतों के गठन के लिए जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वह है कौन सा? 40। याद रहेगा, जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों के गठन के लिए क्या करता है? राज्य को निर्देश देता है। और अनुच्छेद 33 में क्या है? सॉरी, देखिए अनुच्छेद जो 33 है वो DPSP
का एक तरह से भाग नहीं है, जबकि वो फंडामेंटल राइट्स का भाग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डीपीएसपी जो है वो 35 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है। अनुच्छेद 48 जो है उसमें क्या है, तो अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 50 में क्या है कि लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने से संबंधित है, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रूप से कार्य करेगी, इससे बात कही गई है। ठीक है, व्याख्या अगर आप देखेंगे तो कहता है कि भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था है। इसके अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, उन्हें आवश्यक शक्ति और प्राधिकार देंगे, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए कार्य करने योग्य रूप विधि बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, उन्हें आवश्यक प्राधिकार देंगे, शक्तियाँ देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है रीट से संबंधित है। अनुच्छेद 32 रीट से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है वो हम लोग अभी देखें किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 जो है वो पशुपालन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन से। और 51 जो है वो क्या है, तो 51 में बहुत 3-4 प्रावधान है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। 8 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, बार बार वही पूछ रहा है। 40 ऑप्शन में देखिए बार बार 48 दे रहा है, ऑप्शन में बार बार 50 दे रहा है। इसको जान लेना चाहिए, उचित होगा ना कि 48 में क्या है, तो पशुपालन से संबंधित प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है पशुपालन से संबंधित, तो पशुपालन से संबंधित प्रावधान ये है क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशिष्ट गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उन्हें बलि पर रोक लगाएगा। और 50 में क्या है, तो 50 में क्या है कि राज्य की लोक सेवाएं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उन्हें स्वतंत्र रूप से अलग अलग रूप से कार्य करेंगे। ये है 50 में। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की बात की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक आर्टिकल है जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि पंचायतों का गठन, किसका, पंचायतों का गठन होगा और उसे आवश्यक प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे, आवश्यक शक्तियाँ दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है, अभी पढ़े हम लोग ऊपर 40, याद रखिएगा, बार बार पूछ रहा, फिर यही पूछेगा। अब आते हैं मिलान करने वाला एक क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह का एक तरह की कब पूछा है ये 20 में पूछा है, 66वीं बीपीएससी में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चलिए मिलान करने का कोशिश करते हैं। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन ये कब है, तो आर्टिकल किस में, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। कृषि एवं पशुपालन किस में है, अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, समान सिविल संहिता मतलब सिविल कोड जिसे कहा जाता है वो किस में है, नहीं पता मान लीजिए,
न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किस में है? अभी पढ़ रहे थे हम लोग, 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किस में है? आर्टिकल 51 में है। तो समाज सिविल कोड की बात आर्टिकल 40 में है। इस तरह से मिलान हो गया। तो राइट आंसर्स क्या हो जाएगा? ए का क्या है? फिर से दोहरा दे रहे हैं, ग्राम पंचायत। आर्टिकल क्या है? यही पूछेगा 3-4 आर्टिकल मुख्यतः। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल क्या है? 40। तो ए का क्या हो गया? 5। बी जो है समाज सिविल सहिष्णुता, आर्टिकल कृषि एवं पशुपालन 48 में है, यानी कि 2 हो गया सी का। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण 50, यानी कि 50 हो गया। 50 यानी कि 3 हो गया, राइट। क्या बच गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास, आर्टिकल 51, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता है वो क्या हो जाएगा? 44। इसको सही कर लीजिएगा। ये 40 तो इसका होगा ना ग्राम पंचायती संगठन का, 44 होगा किसका? कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार फिर देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा साथ साथ। ग्राम पंचायतों का गठन का बात कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन का बात आर्टिकल 40 में किया गया है, यानी क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास आर्टिकल 51, जो कि 4 में है। इस तरह से क्या हो जाएगा? 5, 1, 2, 3, 4। तो जो 5, 1, 2, 3, 4 देखिए कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर भी देख लीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन 40, सामान्य सिविल संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण मोस्ट इम्पोर्टेंट 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 आचारों या आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 10 आदेश या कर्तव्य या आचार जिसे करना चाहिए, वो हमारे संविधान के भाग 4 में, हमारे संविधान के भाग 4 में ए जिसे कहते हैं 4A के तहत आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए या क में जोड़ा जाता है। इसके का नाम दिया जाता है मौलिक कर्तव्य। अभी कौन कौन सी समितियां होगी वो भी इसमें हम लोग जानेंगे। और ये 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? 1976 में, ठीक है। मुख्यतः इसमें जो काम की थी समिति जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। और ये किस संविधान से प्रभावित होकर लिया गया? तो रूसी संविधान से, यानी जो रूस का संविधान है उससे प्रभावित होकर मूल कर्तव्य को हम लोग शामिल किए हैं। याद रखिएगा, किसके संविधान से? तो रूस के संविधान से, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या ही देख लेते हैं। 1976 में संवैधानिक सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था
स्वर्ण सिंह समिति का, और स्वर्ण सिंह समिति ने ही अनुशंसा दी थी जिसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में 51 क को जोड़ा गया, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और वर्ष 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसका काम था 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधित प्रावधान जोड़ा गया, जिससे कुल मिला के अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो हो कितनी हो गई, 11 हो गई। 11 हो गई। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हम लोगों ने अभी देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तीसरा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो उस अध्याय का नाम है मौलिक कर्तव्य, जिसे कहते हैं भाग, फिर से बता रहा हूँ, 4 में क के तहत अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। कितना बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। घुमा फिरा के वही बच ही रहा है क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य कौन सा है भारतीय संविधान में, ये पूछ लिया। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य है, मानोगे? हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये जो है ये डीपीएसपी है। बी है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ऐसा मौलिक कर्तव्य में नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये जो है फंडामेंटल राइट्स में है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अब व्याख्या पूरा मौलिक कर्तव्य दिया होगा, यही तो है, वही चीज बता दिया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। जैसा हम लोग जानते हैं कि भाग 5 में हमारे देश की कार्यपालिका संबंधित प्रावधान है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पीएम, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल है।
भाग 5 में, और ये कुल अनुच्छेद कहा जाए तो 52 से 78 तक कवर होता है। इसी भाग में हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, आज उसी को संबंधित जो क्वेश्चन है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो हम सब को जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 52 जो है उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राइट। और संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो 53 में दिया गया है। यानी संघ की कार्यपालक शक्ति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में बताया गया है। और संघ का एक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो 53 में बताया गया है। इससे क्या पता चलता है कि कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति साहब किसी भी आदेश का पालन जो है वो किसकी सहायता से करेंगे? तो मंत्रिमंडल की सहायता से, यानी कार्यपालिका से। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। जिसका प्रयोग वो कैसे करेंगे? संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति जो मन में वो तो नहीं कर लेंगे, तब तो फिर अथाह शक्ति प्राप्त हो जाएगी, प्रधानमंत्री से ऊपर हो जाएंगे। हमारे देश में राष्ट्रपति एक मुखौटे की तरह है, कहने को तो वो सबसे ऊपर है, लेकिन वो कोई भी डिसीजन लेते हैं किसके आदेश पर? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी कैबिनेट के आदेश पर। वो उनकी अनुशंसा के बिना कोई, क्या कह सकते हैं, मूल ऐसा इफेक्टिव निर्णय या डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो कहा गया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव हेड या पावर जो होगी किसमें? राष्ट्रपति में। जिसका प्रयोग ये संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? अभी हम लोगों ने देखा 53 में, राष्ट्रपति में। तीसरा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति में, आर्टिकल 53 में। कोई कहेगा प्रधानमंत्री में, तो ये गलत हो जाएगा। कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में है, लेकिन राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? मंत्रिमंडल का परामर्श आवश्यक है, मंत्रिमंडल का डिसीजन आवश्यक है। अगर परामर्श और डिसीजन नहीं है तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं, ना, याद रखिएगा। तो रियल पावर ऑफ हेड कौन है? पीएम और उसकी कैबिनेट। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, इस बात को मानिएगा। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। अब देखिए, संसद में तो कभी बैठते नहीं है। कब बैठेंगे भाई? जब अभिभाषण होता है
या पहला राष्ट्र जब सत्र स्टार्ट होता है संसद को, तो राष्ट्रपति साहब आहूत करते हैं। संसद में वोट दे सकता है? कतई नहीं, सब कट जाएगा। एक ही आंसर, वो संसद का केवल हिस्सा होता है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है आपको बता देता हूँ। पहला लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट साहब, ये 3 लोग शामिल है संसद में। क्योंकि लोकसभा से बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा पास करेगा तो प्रेसिडेंट साहब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी जाके कोई बिल क्या होगा, कानून बनेगा। ठीक है। वही चीज इसमें लिखा गया है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो संसदीय सरकार होती है उसे कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और ये चीज़ संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो अपनी नीति और कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही तो गड़बड़ है अपने भारत में कि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात तो अपना जवाब जो कहाँ देती है, संसद में देगी। जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो डायरेक्ट नहीं होती है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो डायरेक्ट नहीं होती है। ये एक लूपहोल्स है जो आज देखा जा रहा है। समय के अनुसार इसे भी चेंज किया जाना चाहिए। भारतवर्ष के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो भारत वर्ष के रक्षा कमांडर के सुप्रीम कमांडर एक ही हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब। कौन? भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब। ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति साहब, याद रखिएगा। तो सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। मंत्री उनके कहाँ हैं? प्रधानमंत्री कहाँ? मंत्रिमंडल कहाँ? सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। जैसा कि लिखा गया 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ठीक है। तो 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो अभी बताया वही चीज। 7, भारत का राष्ट्रपति कितना बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने ही बार, नो व्यवस्था भारतीय संविधान में। अब इसी में बात कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या पद्धति है और कौन कौन एलिजिबल होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 57 है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बात करता है और कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या पद धारण कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी कि कोई पाबंदी नहीं है। एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन चुका है तो वो पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। ये आर्टिकल
57 में कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो अर्हताएं दी गई है, एलिजिबिलिटी, या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। फिफ्टी 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा। और 57 में क्या है कि कोई व्यक्ति कितने ही बार राष्ट्रपति के पद धारण करने के लिए योग्य है। और 58 में एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता बताया गया है। क्या योग्यता बताया गया है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं योग्यता के ऊपर। किसके ऊपर? योग्यता के ऊपर। योग्यता के ऊपर चर्चा करते हैं। और कहा गया कि 58 में कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो कहा गया कि पहला, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का सिटीजन होना चाहिए। उसका जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। फिर कहा गया कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर इलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में चुनाव में भाग लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उस व्यक्ति के लिए वो होना आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि अब लोकसभा के सदस्य हैं। और एक बताया गया कि वो संघ की सरकार में या राज्य की सरकार में, संघ यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी लाभ के पद पर, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, लाभ के पद पर, क्या? लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि अगर प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या किसी स्टेट का गवर्नर या किसी राज्य का मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। अगर वो इस पद पर हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो मुख्यतः क्या? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, और लोकसभा में चुनाव में भाग लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और कहा गया क्या? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 54 का, जो अभी हम लोग पहले छोड़ दिए हैं, कि भारतीय चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। देखिए, जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 है, इस आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, आर्टिकल 54 में कहा गया, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के जो सेलेक्टेड मेंबर, यानी इलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, सॉरी, इलेक्टेड, निर्वाचित जो है, चुने गए हैं, वो मेंबर इसमें भाग लेंगे। और राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। कौन? राज्य विधानसभा के
यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो सही हो गया। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही हो गया, ठीक है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होंगे। सभी सदस्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कहा गया कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। और कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, वहाँ के क्या निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि संसद में किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न योगदान देने वाले लोगों को डायरेक्ट नॉमिनेट करते हैं, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, तो वो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। एंग्लो इंडियन का भी पहले प्रावधान था, अब तो हट ही गया है, तो वो ऐसे ही शामिल नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। चुनाव मंडल इन सभी लोगों से मिलकर बनता है और फिर चुनाव की प्रक्रिया होती है। और चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव जो होता है वो एक तरह से कहें गोपनीय मतदान होता है। चुनाव का तरीका जो है एक मंडल बनता है और मंडल के तहत वोटिंग होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे कहते हैं उसके तहत चुनाव होता है। एक प्रोसेस है चुनाव का जो मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को, एक वीडियोस लूँगा तो इसके ऊपर, क्योंकि एक मतों का इसमें मूल्य निकाला जाता है और फिर उसी के हिसाब से बंटवारा होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल के सदस्य के बारे में प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। राज्य विधानसभा के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। विधान परिषद है, याद रखना, ये याद रखना आप लोग, परिषद के सम्मिलित नहीं होते हैं, विधानसभा के होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र विधानसभा का निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है। अभी तक तो नहीं शामिल किया गया है क्योंकि अभी नया नया बना है और आवाज़ उठती है तो शामिल किया जा सकता है। 9 नंबर क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है भारत की जनता के द्वारा, यह तो होगा ही नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा, ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा, लेकिन वहाँ क्या निर्वाचित सदस्य के द्वारा, राज्यसभा द्वारा कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? तो एकल हस्तांतरणीय मतल प्रणाली जिसे हम लोग कह रहे थे, इसका एक और नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे एकल संक्रमणीय मत कहते हैं, और गुप्त मतदान होता है जो कि 54 में है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है जो कि 55 में है, राइट। इसकी चुनाव की प्रक्रिया है, कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम लोग, कैसे चुनाव को किया जाता है।
11 नंबर है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो वह विवाद जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय को। याद रखिएगा, संसद नहीं इसमें कुछ काम करेगा चुनाव से। भारत के महाधिवक्ता, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। निम्नलिखित में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। अब इम्पीचमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आ गया कि जब राष्ट्रपति को अगर हटाया भी जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, तो उसमें कौन कौन सा भाग है? तो इम्पीचमेंट में ये जो राज्य की विधानसभाएं है वो भाग नहीं लेती है, राइट। जबकि राज्यसभा और लोकसभा का ही इसमें प्रावधान होता है, विधान परिषद तो ऐसे ही नहीं है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग एवं अर्धन्यायिक प्रक्रिया है संसद का, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। अनुच्छेद 54 का बी यानी कि ख, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने संबंधित जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है वो तो संसद में चलती है, तो वहाँ से कोई रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। 13 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से किस कथन पर विचार करना है आपको कि भारत के संविधान के आर्टिकल 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में जो है ना वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। किससे? शपथ। किससे संबंधित है? शपथ संबंधित है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। और ये भी है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो दिलवाएंगे, और वो नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो दिलवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन जो है वो 60 में नहीं है, राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महाभियोग का जो वर्णन है वो 60 में नहीं है, वो किस में है? 61 में है। इम्पीचमेंट 61 में है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? 1 और 2 यानी कि बी। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए अभी फिलहाल। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे?
मेरा PDF ऊपर नीचे हो गया, एक सेकेंड। कहाँ थे, मैं तो भूल ही गया। आप लोग को याद आ रहा है क्या? हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन था 13 नंबर, और अभी हम लोग 14 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपना पद हालांकि उपराष्ट्रपति निभाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन है फिर? उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए शायद मुख्य न्यायाधीश आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति साहब नहीं है, मृत्यु हो गई, त्याग पत्र हटा दिए गए, तो पद तो हो गया रिक्त। जब पद रिक्त हो गया तो काम कैसे चलेगा? तो इस संबंध में कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति साहब संभालेंगे और उस समय तक चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उपलब्ध हो राष्ट्रपति की कृत्य का कार्य राष्ट्रपति का जो कार्य होगा वो करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक्ट भी है, राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1959, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। क्वेश्चन नंबर 15 दिया CPDO में 5 में कि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसे किया जाएगा? तो ये अभी पढ़े वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन? सुप्रीम कोर्ट के। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है एकमात्र जो है वो संसद के द्वारा इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत चला के हटाया जा सकता है। कहा गया कि अनुच्छेद 56 में अगर संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति साहब को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो उपबंध दिया गया है उस अनुसार महाभियोग चला के पद से हटाया जा सकता है। 17 नंबर कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश की किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति देखते हैं वही करता है। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है ही, और आपातकाल लागू करने का भी हक उन्हीं को है। ये 1992 में क्वेश्चंस पूछा था 38 BPSC में। कितना सुंदर तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ये तो प्राप्त है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, अब ये भी प्राप्त है।
आपातकाल की घोषणा करे, ये प्राप्त है। अध्यादेश जारी करे, ये प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया जो है वो संसद से ही होती है। थोड़ा डाउट भरा क्वेश्चन है जिसका आंसर बी दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। क्वेश्चन पूछा था, अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए व्याख्या को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन्हें कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य की बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाला सदस्य में कम से कम 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से समर्पित या समायोजन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया हो। यानी कि बी सही है, यानी कि राष्ट्रपति का आदेश तो इसमें भी है एक तरह से, लेकिन अधिकार जो है मुख्यतः ये संसद में पास होगा, ये प्रस्ताव तभी होगा। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे उपयुक्त दिखा ये, तो इसका आंसर बी उस समय दे दिया गया है। ठीक है, अंततः हटाने की घोषणा तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वो क्रम जो है डायरेक्ट जो सी है वो 12वां था। बहुत सारे हमारे क्रम हैं राष्ट्रपति साहब लोग का, राइट। और वर्तमान में जो है वो द्रौपदी मुर्मू साहब जी हैं, रामनाथ कोविंद साहब जी के बाद बने। 15वां रामनाथ कोविंद साहब बने। अभी 15वां कौन था याद रखिएगा, 15वां रामनाथ कोविंद। कौन? रामनाथ कोविंद साहब थे। और 16वां जो अभी है वो द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन? मुर्मू जी, मुर्मू, कितना बढ़िया नाम है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 14वां जो थे प्रणब मुखर्जी साहब थे। और 13वां जो थे प्रतिभा पाटिल का नाम है। इसका आंसर गलत दिया है क्या? अच्छा, आंसर गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद एक बार 1942 में, कब याद रखिएगा, 1952 में, ठीक है, फिर एक बार 1957 में। इसीलिए ये 2 बार क्रम हो गया इसी में, और इस क्रम को एक जोड़ लिया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिभा पाटिल का स्थान 12वां आता है, और लगातार देखा जाए तो उस 13वां आएगा। बारी बारी से अगर देखा जाए तो 13वां आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। व्याख्या देखते हैं कि 19 जुलाई 2007 को 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे, और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल देवी सिंह ने देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, 12वां क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम में आ रहा है, क्योंकि 2 बार वो 12वें राष्ट्रपति से क्रम में देखा जाए तो क्रम में ये 14वां हो जाएगा, क्रम में 13वां हो जाएगा, 13वें राष्ट्रपति चुनाव क्रम में, और 12वें राष्ट्रपति हो जाएंगे वो, ठीक है। तथापि उसका कार्यक्रम जो था 14वां था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्या को मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि 13वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए थे। 13वां राष्ट्रपति चुनाव कब? 7 में। और 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल ने कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। और वो भैरव सिंह शेखावत को पराजित किए थे और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। इस समय द्रौपदी मुर्मू साहब है। कौन? मुर्मू साहब है। बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया ना। देखिए, कन्फ्यूज़न इस तरह से हो रहा है कि एक चुनाव है, चुनाव का अलग क्रम है और एक व्यक्तियों का अलग क्रम है। इसीलिए तो 13वें राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा ये, और क्रम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें आप लोगों को दिमाग नहीं रखना। 13वें राष्ट्रपति चुनाव था और 12 क्रम था, राइट। और वर्तमान में अभी बात कर रहे थे तो 15वां राष्ट्रपति चुनाव जिसको कहा जाएगा, 15वां राष्ट्रपति चुनाव 17 में हुआ था, रामनाथ कोविंद साहब बने थे। और 16वां राष्ट्रपति चुनाव उसके बाद हुआ जिसमें मुर्मू साहब बनी थी, जो कि 15वां राष्ट्रपति होंगे। इतना याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य थे? तो बिहार से थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के सिवान जिले में हुआ था। और वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1926 तक भारत के राष्ट्रपति थे। सिवान कहाँ? सिवान। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहाँ से थे? ये पूछ लिया गया, शायद बिहार से थे। एक विधेयक को जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? पहला बोल रहा है जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के, इसको थोड़ा हटाते हैं, अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देते हैं। तो इस पर एक ही होगा भाई, जब राष्ट्रपति साहब इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। बस ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। राष्ट्रपति की जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देते हैं। तो 111 में। इसके अलावा अलग अलग विधेयक, धन विधेयक पर प्रावधान है, ठीक है। कुछ विधेयक पर ऐसा है कि राष्ट्रपति को सहमति देना ही है, अलग अलग कंडीशंस भी है। उन सभी को ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग।